हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। शुरू करते हैं 23 अक्टूबर की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केरल के किस वन्यजीव अभयारण्य में अवैध शिकार को रोकने के लिए एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में शुरू किया गया है अवैध शिकार को रोकने के लिए। देखते हैं इसके बारे में। तो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं तो ये थिक्कड़ी में स्थित है। यह बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। इसे 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, यानी ईश्वर का अपना देश के नाम उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत त्योहार जैसे ओणम ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार, ओणम, विशु, त्रिशुपूरम जैसे त्योहारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तीनों त्योहार फेस्टिवल आपको याद रखने हैं, ओणम, विशु और त्रिशुलपुरम। केरल में दो क्लासिकल डांस भी होते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये दो क्लासिकल डांस केरल में होते हैं। इसके अलावा भारत में वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस को मान्यता मिली है, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है और मणिपुरी मणिपुर का है और सतरिया असम का है। इसके अलावा बचे हुए दो केरल में स्थित हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये आठों क्लासिकल डांस आपको राज्य के साथ याद रखने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर भारत में, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और सतरिया असम का है। इसके अलावा केरल में 3 टाइगर रिजर्व भी स्थित हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व, पराबिकुलम टाइगर रिजर्व और वायनाड टाइगर रिजर्व। ये तीनों वेस्टर्न घाट में ही स्थित हैं। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और केरला की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, केरला की राजधानी। सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य भी देखते हैं, जैसे केरल भारत का पहला राज्य है जिसने 100% साक्षरता दर हासिल की है और देश में सबसे अधिक साक्षर राज्य है। केरल की जीवन प्रत्याशा, भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा केरला की है। लिंगानुपात केरल में सबसे संतुलित पुरुष महिला लिंगानुपात है और मां तो शिशु मृत्यु दर तो स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी संकेतकों में केरल देश में सबसे आगे है। इसके अलावा केरल के नेशनल पार्क भी देखते हैं तो केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंपापुरम 16 नेशनल पार्क, मादिकेतन 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अनामुडी 16 नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि चीन के विरोध को कम किया जा सके या उसका मुकाबला किया जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही चीन के बाद सबसे अधिक क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कल की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेके समझौता हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो चीन पर निर्भरता कम करने और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश बढ़ाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत को अब ऐसे खनिजों, मेटल्स की अधिक आवश्यकता है जो उच्च तकनीक बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। इन खनिजों में जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर भारत की निर्भरता बहुत बड़ी है। कई मामलों में चीन का इस पे एकाधिकार है। ऑस्ट्रेलिया के पास इन क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े भंडार और उत्पादन क्षमता है, इसलिए भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों का विशाल भंडार भी पाया जाता है और यह कई खनिजों का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी है। ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण खनिजों की संख्या 2024 में 31 तक पहुंच गई थी। यहाँ पे 31 प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लिथियम। लिथियम, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका उपयोग, लिथियम का प्रयोग किसमें करते हो? लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में किया जाता है। कोबाल्ट, ऑस्ट्रेलिया में कोबाल्ट का भी बड़े भंडार मौजूद मौजूद है। कोबाल्ट का प्रयोग किसमें करते हैं? तो कोबाल्ट का प्रयोग बैटरी, सुपर ऑयल और अन्य उच्च तकनीकों में किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ एलिमेंट भी बड़ी ही मात्रा में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इनका एक महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक भी है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का किसमें प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट और रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ फैक्ट भी जानते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भूगोल और अर्थव्यवस्था। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है, इसलिए इसे द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली जो क्वासीलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो ये यहाँ पे स्थित है।
ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पाई जाती है, जो कि इसके पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है। यहाँ पर ये फैली हुई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोइस्को, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही स्थित है, ये साउथ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोइस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही स्थित है, लेकिन ये इसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियां तो मरे और डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक है। खनिज संसाधन या लोहा या बॉक्साइट में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ माइंस भी पाई जाती हैं, जैसे कालगोल्डी की खान ये सोने की है। उसके अलावा बाइफा खान या बॉक्साइट की खान है। उसके अलावा पिलवारा खान ये लोहे की खान है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो एबेल तस्मान ने 1642 और 1644 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑस्ट्रेलिया को 1901 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और मध्य भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, और ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जैसी पर्वत श्रृंखलाएं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारी वर्षा को रोक लेती हैं। नतीजन क्या होता है कि पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो यही ज्यादातर वर्षा को रोक लेती है, जिससे कि इस एरिया में वर्षा बहुत कम हो पाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल देखते हैं एक बार हम। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसकी विशेषता क्या है? तो यह लाल रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद सिम्पसन मरुस्थल, यह दुनिया का सबसे बड़ा समानांतर रेत के टीलों वाला मरुस्थल है। ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल। और ये क्या, गिब्सन मरुस्थल। फिर तनामी मरुस्थल, ये अपनी चट्टानी और पथरीली भूमि के लिए जाना जाता है। तनामी मरुस्थल ये गया। इसमें एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि सबसे उत्तरी में तनामी मरुस्थल स्थित है। और यहाँ पे बीच में लेक आयरे स्थित है इधर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे नीची भूमि है, लेक आयरे। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का कौन सा बड़ा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी 7th नंबर का महाद्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैत्री सेकंड। मैत्री सेकंड के बारे में जानते हैं तो यह पूर्वी अंटार्कटिका में क्वीनमोर लैंड में मौजूदा मैत्री बेस के पास स्थापित किया है। यहाँ पहले से भारत का जो मैत्री बेस स्थित है वहीं पे स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पुराने हो चुके मैत्री स्टेशन की जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है, जिसे 1989 में चालू किया गया था। मैत्री बेस को 1989 में चालू किया गया था, तो ये उसकी जगह लेगा। इसकी क्षमता और विशेषता देखते हैं। मैत्री सेकंड भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र होगा। यह पर्यावरण के अनुकूल होगा। इसमें ग्रीन बेस के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोर्स, जिसमें जिसमें कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग होगा। भारत के अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। 1990 में बर्फ से दब जाने के कारण ये निष्क्रिय हो गया था। अच्छा, इसे याद रखना है, ये 1983 में स्थापित किया गया था। ये कई बार फैक्ट पूछा गया है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? 1983 में ही भारत ने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, जब 1983 में ओडीआई का पहला वर्ल्ड कप भारत ने जीता, उसी वर्ष 1983 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। उसके अलावा सेकंड है मैत्री, भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र, जिसे 1989 में बनाया गया था। यह वर्तमान में मौसमी अनुसंधान गतिविधियों के लिए आपूर्ति आधार और पारागमन शिविर के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा थर्ड है भारत का भारतीय अनुसंधान केंद्र, जो कि 2012 में स्थापित किया गया था। यह भूवैज्ञानिक इतिहास और समुद्र विज्ञान के अध्ययन पर केंद्रित है। और अंटार्कटिका किस नंबर का महाद्वीप है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये फिफ्थ, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। एक बार महाद्वीप बता देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सेकंड अफ्रीका है, थर्ड नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ साउथ अमेरिका है, फिफ्थ अंटार्कटिका है, और सिक्स यूरोप है, और सेवेंथ सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए सबसे कमजोर है? तो भारत में समस्या बढ़ती जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया।
और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। तो एंटीबायोटिक प्रतिरोध वह स्थिति है जब बैक्टीरिया दवाओं के प्रभाव से बचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, यानी पहले से जो दवा संक्रमण को खत्म करती थी अब वो काम नहीं करती है। तो इसमें प्रमुख देश काफी गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देश में यह समस्या काफी गंभीर है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि यदि यह रुझान जारी रहा तो सर्जरी, कैंसर थेरेपी और प्रसव जैसी चिकित्सा पद्धतियां असुरक्षित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। यह 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार ले कार्बूसिए थे। इन्होंने 1950 में इस शहर को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी बिहू उत्सव का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके बारे में जानते हैं। ये असम के किसान समुदाय और अहोम जनजाति के लोग, अहोम राजवंश आपको याद ही होगा जिसने अहोम असम राज्य में काफी समय तक शासन किया था। कटी बिहू मुख्य रूप से फसल और कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है। इसका उद्देश्य धान की अच्छी फसल की कामना करना और देवताओं से आशीर्वाद मांगना है। यह त्योहार किसानों के जीवन में नई ऊर्जा, आशा और श्रद्धा का प्रतीक है। यह आश्विन मास यानी आश्विन महीने में मध्य में मनाया जाता है। असम में मुख्य रूप से 3 बिहू के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि भोगाली बिहू ये जनवरी में मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। उसके बाद रंगाली बिहू ये अप्रैल में मनाया जाता है नए वर्ष और नई फसल की शुरुआत के समय पर। उसके बाद कटी बिहू ये अक्टूबर में जब फसल खेत में बढ़ रही होती है तब मनाया जाता है कटी बिहू। असम के कुछ नेशनल पार्क भी देखते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है मानस नेशनल पार्क। यह भी एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि टाइगर, जंगली भैंसे और अन्य वन जीवों का घर है। इसके अलावा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क भी स्थित है असम में। असम में मुख्य रूप से मूंगा रेशम पाया जाता है। यह असम अपने मूंगा रेशम के लिए काफी प्रसिद्ध है जो कि केवल असम में ही पाया जाता है। और तेल और गैस देखते हैं तो एशिया की पहली बार तेल की खोज और ड्रिलिंग असम के डंगोई में ही हुई थी। अच्छा, यहाँ पे रेशम से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताता हूँ आपको। जैसे कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो आंसर होगा कर्नाटका ओवरऑल। लेकिन रेशम के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे व्यापारिक दृष्टि से देखें तो रेशम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है शहतूत रेशम। यह सबसे आम और सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला रेशम है। यह शहतूत के पत्तों पर पलने वाले रेशम कीट से प्राप्त होता है। यह मुलायम, चमकदार और टिकाऊ होता है। सेकंड है टसर रेशम। यह जंगली रेशम कीट से प्राप्त होता है जो शहतूत के अलावा अन्य पेड़ पौधों जैसे कि आसन के पत्तों पर और पाया जाता है। यह अपनी खुरदरी बनावट और कम चमक के लिए जाना जाता है। टसर रेशम में कम चमक होती है। थर्ड है उसके बाद एरी रेशम। यह भी एक जंगली किस्म का रेशम है जो कि अरंडी के पत्तों पर चलने वाले रेशम कीट से मिलता है। इसे अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस रेशम को अहिंसा रेशम भी कहा जाता है? तो एरी रेशम को अहिंसा रेशम भी कहा जाता है क्योंकि इस रेशम में रेशम कीट को नुकसान पहुंचाए बिना ये निकाला जाता है, एरी रेशम। उसके बाद फोर्थ आता है मूंगा रेशम। तो सबसे ज्यादा सुनहरा और चमकदार वाला रेशम कौन सा होता है? मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़। यह आंदोलन 1919 में अवध के किसानों द्वारा उच्च लगान, तालुकदारों, जमींदारों और दमनकारी व्यवहार के विरोध में एक सामाजिक बहिष्कार के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। तो इसके विरोध का कारण क्या था? उच्च लगान, जमींदार और तालुकदार किसानों से अत्यधिक लगान वसूलते थे। बेगार प्रथा, किसानों से बिना मजदूरी के काम कराया जाता था। जमीन से बेदखली, अक्सर किसानों को पट्टे पर दी गई जमीन से बेदखल कर दिया जाता था जिससे उनके पास कोई सुरक्षा नहीं रहती थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राजस्व में कमी, बेगार की समाप्ति, दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार करना था। अच्छा, इसके अलावा अवध किसान सभा का भी गठन इसी समय होता है। तो इसी दौरान किसानों को प्रयासों को मजबूत करने के लिए 1920 में बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया था।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया, तो बाबा रामचंद्र इसका राइट आंसर होगा। और कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। यह आंदोलन किसानों के विरोध का एक शक्तिशाली और अहिंसक तरीका था, जिसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ उनकी एकता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता है। ये इससे पहले 2 बार एशियाई चैंपियनशिप भी रह चुकी है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी याद रखना है, ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं, तो स्क्वैश से संबंधित हैं। ज्योत्सना चिनप्पा ने योकोहामा जापान में आयोजित जापान ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिलाफ जीता है। और किसे हराया इन्होंने, तो मिस्र की हाया अली को हराकर ये जीता है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे मैं आपसे कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, यूएनओडीसी। इसके बारे में जानते हैं, तो यूएनओडीसी की स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र के 2 विभागों को मिलाकर की गई थी। इसमें पहला था यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, यूएनडीसीपी। सेकंड था सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन, इन दो सीआईसीपी, इन दोनों को मिलाकर यूएनओडीसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में स्थित है। थर्ड तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है इसका, तो यूएनओडीसी का मुख्य कार्य दुनिया भर में नशे, अपराध, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लड़ने में सदस्य देशों की सहायता करना है। उसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है मेकिंग द वर्ल्ड सेफर फ्रॉम ड्रग क्राइम एंड टेररिज्म, दुनिया को नशे, अपराध और आतंकवाद से अधिक सुरक्षित बनाना। भारत यूएनओडीसी का सक्रिय सदस्य है। यह संगठन भारत में नशा मुक्त भारत अभियान, मानव तस्करी विरोध और भ्रष्टाचार रोकथाम में सहयोग करता है। उसका क्षेत्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी, यूपीएससी 2021 में सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1961 में। और भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत होती है, तो यह आर्टिकल 108 के तहत होती है, भारत की संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, उद्देशिका की भाषा, याद रखना उद्देशिका की भाषा, देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य का पारस्परिक प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तो 10%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के 10% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से भी एक टॉपिक देखते हैं, 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेता, जैसे कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे, बरेली के खान बहादुर खान, कानपुर के नाना साहब, और आरा बिहार के राव कुंवर सिंह, और अवध यानी लखनऊ की बेगम हजरत महल, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और हरियाणा के राव तुलाराम। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।